नमस्कार, हमारे इस विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। पिछले वर्ष जुलाई माह में आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार यानी जीएसटी लागू हुआ। राज्यों के 17 पुराने टैक्स और 23 खत्म कर एक नया टैक्स लगा दिया गया जो पूरे देश में एक समान होना था। एक देश एक कर कही जाने वाली इस कर प्रणाली को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि भारत की प्रगति का रास्ता इसके साथ जुड़ा है। समय समय पर समीक्षा और बदलाव से संबंधित 28 बैठकें इसमें हो चुकी हैं और संग्रहण से जुड़े उत्साहजनक आंकड़े सामने आ रहे हैं। जुलाई माह का अगर ये आंकड़ा देखें तो 96,483 करोड़ का ये आंकड़ा है और साथ ही जीएसटीआर 3B रिटर्न 66 लाख रही है। क्या है इसके मायने, इसी पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान वेद जैन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ICAI, और सुमित दत्त मजूमदार, फॉर्मर चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। आपका स्वागत है स्टूडियो में। वेद जैन जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, ये जो ज़बरदस्त आंकड़े आए हैं संग्रहण के, इनको किस तरह से लिया जाए, ये क्या दिखाते हैं और क्या इसका असर? देखिए, क्या है कि एक साल के बाद अब जीएसटी काफ़ी स्टेबलाइज होता जा रहा है। 1 जुलाई 2017 में जब जीएसटी को लागू किया गया था तो मुझे लगता था कि सरकार को भी और जितने भी विशेषज्ञ थे उनको सबको ये बहुत ज़्यादा कोई आंकड़ों में इतनी वो नहीं थी विश्वसनीयता कि ये कहाँ जीएसटी लेके जाएगा, क्योंकि डिफरेंट डिस्कशन के बाद सरकार ने 4 स्लैब 5, 12, 18, 28 की कैलकुलेशन की, सेस लगाया और उसमें आइडिया लगाया कि सब हो सकता है कि संभव जो आज की डेट की कलेक्शन है उतनी आनी चाहिए। जब भी एक नई कर प्रणाली आती है पुरानी कर प्रणाली के बजाय में, तो पहली कोशिश ये होती है कि एटलीस्ट बजट में जो एक्सपेक्टेशन है टोटल कलेक्शन वो उसमें नज़दीकी में बनी रहे। तो एक वो बड़ा भारी उसमें एक वो था, कहीं ना कहीं सस्पेंस था। और जो शुरू के आंकड़े आए जुलाई, अगस्त, सितंबर के, वो भी एनकरेजिंग थे लेकिन इतने नहीं थे। लेकिन अगर अब आप देखेंगे कि पिछले 4 महीने के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आंकड़े आए हैं और जो कलेक्शन आई थी वो बढ़ती जा रही हैं। अप्रैल में तो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन आई थी, तो उसमें मानना था कि शायद मार्च का कैरी ओवर होकर कुछ आ गया है। अप्रैल, मई, जून में हर महीने आपकी देखें कि कलेक्शन बढ़ती जा रही है। मई के महीने में लगभग 1600 करोड़ से ज़्यादा बढ़कर आया और अभी जून के महीने में जो वर्किंग आई है वो 800 करोड़ से बढ़कर आ रही है। तो जो सरकार की उम्मीदें हैं जीएसटी की, उस पर वो बिल्कुल फिगर जो आ रही हैं, कलेक्शन आ रही हैं, वो बहुत लार्ज हद तक उस कलेक्शन को आइडिया को इनकरेजिंग करने आ रही हैं। इससे होगा क्या कि सरकार को विश्वास बढ़ रहा है। जैसे अभी लास्ट टाइम जीएसटी काउंसिल ने किया था कि बहुत सारी आइटमों के रेट उन्होंने घटाए, 28 से 18 लिए, 18 से 12 किए। तो ऐसे ऐसे स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है और जैसे जैसे कंप्लायंस इंप्रूव करेगा। अभी आप कह रहे थे जैसे 66 लाख रिटर्नें भरी जा रही हैं, तो 1 करोड़ 10 लाख टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभी भी 66 लाख भरी गई हैं, तो कलेक्शन तो और बढ़ने वाली है, क्योंकि 66 लाख से जब 1 करोड़ 10 लाख पे जाएंगे उनकी रिटर्नें आएंगी। बहुत सारे लोगों को क्वार्टरली रिटर्नें भरनी होती है, तो उनकी कलेक्शन भी कभी कभी इंडिकेट नहीं होंगी हर मंथली रिकॉर्ड के अंदर। और सरकार का जो अनुमान लगाया था 2018-19 में जो बजट में कैलकुलेशन की थी, ये फिगर उससे ऊपर आ रही हैं। तो इससे सरकार को जो समाज की उत्थान की, सोशल वेलफेयर की स्कीमें इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा और साथ के साथ जीएसटी को भी जो रैशनलाइज करना है उसको करने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि कुछ आइटम जो अभी 28 में बची हैं उनको 18 में जाना है और जो एक कोशिश हो रही है कि 12 और 18 के रेट को इंटीग्रेट किया जाए, शायद उसमें भी काफ़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल, जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं और एक तरह से जो प्रगति का रास्ता है वो साफ हो रहा है। सुमित जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से वेद जी अभी बता रहे थे कि तमाम इसमें जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं व्यवस्थित हुई है और इतना बड़ा संग्रहण होने का मतलब, और जिस तरह से रिटर्न फाइल हो रही है, इसका मतलब है कि व्यवस्था होने के साथ साथ जो कर चोरी हुई है वो रुकी है। क्या कुछ इसके पीछे वजह है और किस तरह की व्यवस्था को ये आगे बढ़ाती हुई दिखाई देती है? हाँ, मैं सहमत हूँ वेद जैन जी से। जो बताया, जो आंकड़ा दिया है उन्होंने, इसे काफ़ी इनकरेजिंग है। देखिए, जब भी कोई बड़ा रिफॉर्म्स होता है थोड़ा सा तो धक्का लगता है, लेकिन इंटरनेशनली देखा वो मैंने कि जनरली पहला 1 साल 2 साल रेवेन्यू में भी घटाई होता है वो, लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं हुआ। अपना हिंदुस्तान में आप देखिए, जो वेद जैन जी ने बताया कि एक धीरे धीरे बढ़ रहा है और जो सारे प्रक्रिया में जो रिफॉर्म्स लाए हैं, पर्टिकुलरली मैं ये जिक्र करूंगा अक्टूबर से एक के बाद एक जो कमी थे
पहले जब जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ थोड़ा तो प्रॉब्लम था, समस्या था, लेकिन वो सारे एक एक करके निपटा के अभी इतना सारे 28 जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ है एंड सबको लेके जो चल रहा है, लास्ट में भी अभी मेरा जो आंकड़ा आ रहा है, जो उनका टारगेट है 1 ट्रिलियन रुपीस, और जिसको आता है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से थोड़ी कम है, लेकिन आप ट्रेंड देखिए, जैसे कि बेस जैन जी ने बताया कि ट्रेंड धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। एक चीज है, मैं और तमाम वो वजहें हैं जिनकी वजह से लोग टैक्स चोरी करते थे या टैक्स देने से बचते थे, अब वो जो वजहें हैं वो दूर हो रही हैं और एक अच्छी आदत विकसित हो रही है। मैं बता रहा हूँ, मैं उसमें आ रहा था कि देखिए जो कंप्लायंस का बर्डन ज़्यादा होने से बहुत लोग ऐसे ही वो जाते हैं। अभी देखिए जो बेजेंस ने बताया कि नंबर ऑफ रिटर्न्स जो इतना बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि अभी धीरे धीरे कंप्लायंस इजी हो गया, नंबर ऑफ रिटर्न्स बढ़ रहा है, और साथ साथ एंटीवेशन काम भी सख्त कर लिया। इसका मतलब है कि आप जो अच्छे टैक्स पेयर है इनके लिए सारे सुविधाएं रहेंगे, और जो गलत काम करता है उसके लिए कठिनाई है। और दूसरा ये है वो जो रेवेन्यू का एक चीज़ मैं बता रहा था, जो उन्होंने बताया कि अभी बहुत सारे रेट्स कम हो रहा है जी। जो 28% था उसमें से आई थिंक 70-80 आइटम निकल के 18 में ले आया, कुछ 18 से 12 में ले आया। तो उसमें बहुत लोग कहते थे, मैं देखता हूँ तो अखबार में कि रेवेन्यू अभी आगे फॉल करना है। देखिए, रेवेन्यू कम होने का जो आशंका है मैं पूरी नहीं मानता हूँ, इसलिए क्योंकि ठीक है पहले धक्का 1-2 महीना कम हो सकता है, लेकिन जब रेट्स जब कम हो गया उसका कीमत कम हो जाएगा, कंजम्पशन ज़्यादा होगा, कंजम्पशन ज़्यादा होने से ऑटोमेटिकली टैक्स बेस ज़्यादा हो जाएगा, और उसमें से जो दूसरा ये होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर कंजम्पशन ज़्यादा है मैन्युफैक्चर विल गेट बूस्ट मिलेगा। तो इसमें सारे के सारे मैं भलाई देख रहा हूँ। सो 1-2 महीना अगर सामने रेवेन्यू कम भी हो जाए तो इसमें कोई वित्त मंत्री ने भी साफ किया है कि रेवेन्यू और रिफॉर्म पे रिटर्न पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बेजन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से 28वीं ये जो बैठक हुई थी, इसमें तमाम जो दरें हैं उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। किस तरह से देखते हैं? अगर देखा जाए तो जो छोटे व्यापारी हैं या जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, खासकर जो महिलाएँ हैं, उनके लिए काफ़ी सहूलियत इसमें हो गई है। देखिए, इसमें जो इशू आपको समझने वाली बात है कि जैसे मैंने कहा ना कि जब जुलाई 2017 में इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ तो उस समय एक कानून को एक स्वरूप दिया गया है कि देखते हुए कि बैलेंस रहे कि जीएसटी की कलेक्शन नहीं कर जाए। जैसे जैसे पीरियड निकला तो लोगों उसमें जो कठिनाइयाँ आई तो उसको एड्रेस किया गया। कंप्लाइंस में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ थी तो उसको एड्रेस किया गया, जैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उसको पोस्टपोन किया गया, जैसे वो एक छोटे वो कंपोजिशन स्कीम थे उसको बढ़ाया गया। तो अभी जो लास्ट टाइम की जो मीटिंग हुई है उसमें 3 मुख्य उद्देश्य थे अगर आप देखेंगे। एक तो पहले जो टैक्स रेट के बारे में जो चिंताएँ थी कि कुछ आइटम को 28 में था, उस इशू पे बहुत बोल्ड डिसीजन लिए गए कि उस रेट को 28 से 18 लगे। बहुत सारे आइटमों को 28 से 18 किया गया, 18 से 12 किया गया, 12 से 5 में लाया गया। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा एक अपने आप में कदम था। दूसरा था कि छोटे व्यापारियों की कंसर्न को कैसे एड्रेस किया जाए। तो कंपोजिशन स्कीम में आज की डेट में जीएसटी लॉ में यह है कि 1 करोड़ की टर्नओवर वाले ही कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं। तो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया पार्लियामेंट को कि आप इसको बढ़ा के 1 से 1.5 करोड़ कर दीजिए, और वो एक्ट भी पार्लियामेंट ने भी लास्ट वीक में पास कर दिया। तो वो 1.5 करोड़ की हो गई। तो उनको क्या, अब एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ कि एक अगली मीटिंग जीएसटी काउंसिल की होगी जिसमें एमएसएमई को ही एड्रेस किया जाएगा, यानी कि मीडियम एंड स्मॉल स्केल लोगों के लिए ही स्पेशली ही डिस्कशन होंगे, उनकी प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस किया जाए। तो वो एक महत्वपूर्ण फैसला वो भी किया गया, इसके बारे में कौन सी वर्किंग की गई। तो जो कुछ इशू थे रिवर्स चार्ज के बारे में और जो उसके बारे में थे कि जीएसटी 3B भरने के बारे में, उसके बारे में एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया कि उसको पोस्टपोन किया गया। एक था रिटर्न के बारे में, उन्होंने कहा कि एक सिंपल सुगम और सरल के बारे में उन्होंने बातें की कि एक पेज का फॉर्म होगा जिसमें बड़ा इजी हो जाएगा और जिसमें क्रेडिट का कोई बहुत सारी समस्या नहीं आएगी, उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई। एक इनडायरेक्टली आपने देखा होगा पिछले 2 महीने से सरकार की कोशिश हो रही है एक्सपोर्टर्स के रिफंड को देने के लिए, उसके लिए भी सरकार ने काफ़ी कोशिश की कि जीएसटी के रिफंड जो है जो लोगों के बनते हैं वो ग्रांट कर दिए जाएँ। तो प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया। जो आपका उद्देश्य, एक आपने सवाल पूछा था कि कलेक्शन के बारे में जो आ रहे हैं, अभी आपको एक हमें ध्यान में रखना चाहिए कि 96,000 करोड़ की पर मंथ की कलेक्शन आ रही है जब सरकार ने बहुत सारी छूट दे दी हैं। अभी भी जो 2 इशू सरकार के मेन मुद्दे हैं जो अभी बचे हुए हैं, उसको इसलिए पोस्टपोन किया हुआ है कि भाई कंप्लायंस के बर्डन नहीं बढ़ाना चाहिए।
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और जब GSTR की GSTR 2 और GSTR 3 जो मुझे लगता है कि बड़े व्यापारियों के ऊपर लागू हो जाएगी कभी किसी न किसी स्टेज पे, उससे भी कलेक्शन में बहुत भारी इंप्रूवमेंट आने वाली है। एक आप देख रहे हैं कि शुरू में ये उद्देश्य था कि 1 करोड़ शायद रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे, अब 1 करोड़ 10 लाख क्रॉस कर गए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 5 से 10% की वृद्धि इनमें हर महीने इसमें आने वाली है। अगर ये वृद्धि आएगी तो उसके कलेक्शन के अंदर भी बहुत सारा फर्क पड़ेगा आने वाले समय में। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इसके बारे में बड़ा भारी आगे का इशू आ रहा है। सवाल जो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो 3-4 आइटम जो रह गई हैं अभी भी बाहर हैं GST से, वो शीघ्र हो सकता है कि GST काउंसिल डिसाइड करे और जल्दी से, ताकि उसमें भी कलेक्शन की इंप्रूवमेंट आने की उम्मीदें लगती हैं। बिल्कुल, चर्चा इस पर जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DG न्यूज़। तो भाई सरकार ने विकास की 5 नई योजनाएं लागू की। यार ये सरकार हमारे लिए विकास का कार्यक्रम बनाती कैसे? NSSO है ना। ये सरकार को इतनी जानकारी कहाँ से मिलती है? अरे NSSO है ना। NSSO? ये NSSO क्या है? NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसका काम है जानकारियां और आंकड़े इकट्ठा करना, जिसके आधार पर सरकार हमारे विकास की योजनाएं और कार्यक्रम बनाती है। NSSO है ना। हाँ। निभाएं अपनी जिम्मेदारी, NSSO को दें आंकड़ों की सही जानकारी। कांटा लाए हो? सिलेंडर लाए हो ना मैडम? सिलेंडर लाए हो इसीलिए पूछ रही हूँ। कांटा यानी वेइंग मशीन लाए हो? हाँ लाए हो ना मैडम। तो वजन करो। सप्लाई मैन को अपने पास वेइंग मशीन रखना अनिवार्य है। साथ ही गैस की सील खोलकर उसकी रिंग की जांच जरूर करें। कोई भी अनियमितता देखे तो इसकी शिकायत तुरंत अपनी एजेंसी में करें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG प्राप्त करने वाले लाभार्थी भी इस बात पर ध्यान दें। इतने सारे फल फूल, वाह कमाल है भाई। सब शौचालय का आशीर्वाद है मिश्रा। शौचालय? शौचालय नहीं, शौचालय, वो भी 2 गड्ढों वाला। 7 साल पहले मैंने इनसे कह दिया था, शौचालय नहीं तो शादी नहीं। और मैंने क्या जवाब दिया था? 2 गड्ढों वाला नहीं तो शौचालय नहीं। 2 गड्ढे? क्यों? एक गड्ढा 5 साल में भर जाएगा शौच करते करते। उसके बाद लिवर को ऐसा घुमाओ और दूसरा गड्ढा खोल दो। अरे दूसरी की क्या जरूरत है, इसी को साफ करवा दो ना। टट्टी तो है। ये टट्टी नहीं है, ये सोना है। अरे ये गड्ढा भरने के बाद अगर 1 साल बंद रहेगा तो यही छीछी सोना बन जाएगा। यानी सोन खाद। इसे हाथ से उठाओ और खेतों में मिलाओ और शौचालय का आशीर्वाद पाओ। अब तो मैं भी बनवाऊंगा 2 गड्ढों का शौचालय। और ये भाभी जी को दो। धरती का उपहार है मिश्रा। शौचालय हो तो 2 गड्ढों वाला। मुझे नए वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, पर कौन जाए और कौन लाइन में लगे। मुझे भी अपना एड्रेस चेंज कराना है, पर कौन बाबा चक्कर काटे। मुझे अपनी एप्लीकेशन की स्थिति जाननी है, पर कॉलेज के बाद इनका ऑफिस ही बंद हो जाता है। क्या करें? रिलैक्स गाइस, इलेक्शन ऑफिस तो अपने अपने स्क्रीन पे खुला है। बस कॉफी पीते पीते सारा काम हो जाएगा। बस www.nvsp.in पर जाएं, मतदाता सूची में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अब वोटर संबंधी सारी सुविधाएं www.nvsp.in पर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और इस विशेष चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं आज़ादी के बाद के सबसे बड़े कर सुधार से पड़ने वाले अर्थव्यवस्था, कर प्रणाली और आम आदमी के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर। हमारे साथ स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित जी, हम चर्चा कर रहे थे कि जो टैक्स का सरलीकरण हुआ है उससे कितना फ़र्क पड़ा है। जिस तरह 5 करोड़ तक टर्नओवर करने वालों को अब तिमाही में सिंपल रिटर्न भरने की सुविधा दी गई है, या फिर अगर रिटर्न आपकी गलत है आप दोबारा से भी उसको फाइल कर सकते हैं, तो इससे भी इस कलेक्शन में वृद्धि होती है। ये बहुत सारे जो कहते हैं कंप्लायंस बर्डन जो होता है, जिसके लिए डरते थे स्मॉल स्केल MSME कि कैसे ये सब करेंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हमें जो इसके जो GST सुविधा प्रोवाइडर के पास जाना होगा, ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का, ये तो अभी जितना सरलीकरण हो रहा है सुगम और सहज, तो वो रिटर्न भी 2 ही फाइल होगा और बहुत क्वार्टरली रिटर्न अप टू एक लिमिट थ्रेशोल्ड तो किया है। तो ये सारे ये से जो पहले भी हम बताया कि उसमें से वो अपना कंप्लायंस बहुत बढ़ जाएगी एंड कंप्लायंस बढ़ने से टैक्स बेस भी बढ़ जाएगी एंड बहुत सारे चीज़ें हो रहा है। इसमें एक ही चीज़ मेरे को कहना था वो अबाउट स्मॉल स्केल के बारे में कि जो पहले जब आया था वो थ्रेशोल्ड 20 लाख में रखा है, लेकिन अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री
सप्लाई करते हैं इंटरस्टेट, मान लीजिए कि ओखला से गुड़गांव देते हैं तो इंटरस्टेट हो जाता है, तो उसके लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। 1 लाख का टर्नओवर होगा तब भी उनको देना पड़ेगा टैक्स। तो ये सर्विसेज के लिए मौकूफ कर दिया गया, लेकिन गुड्स के लिए अभी तक नहीं हुआ। ये मेरे ख्याल पे होना चाहिए। बिल्कुल, और इसके लिए एक विशेष, अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो एक बैठक और होनी है जिसमें तमाम बातें इसमें सामने आएंगी। वेद जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। वेद जी, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की मांगे हैं, जिस तरह से उनकी चिंताएं हैं विशेषकर रिफंड को लेकर, तो किस तरह की इसमें बातचीत हो सकती है और किस तरह से आगे जाने की संभावना है? देखिए, स्मॉल स्केल में रिफंड के इशू नहीं है मेरे हिसाब से। रिफंड का इशू तो मेनली एक्सपोर्टर का है, वो काफ़ी हद तक एड्रेस कर दिया है। और जो छोटा सा इशू था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, जिसमें इनवर्ड ड्यूटी थी यार्न के ऊपर, वो 5% के हिसाब से उसको भी उन्होंने रैशनलाइज कर दिया, इसमें रिफंड उन्होंने अलाउ कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता वो एक रिफंड का इशू रह गया है। और स्मॉल स्केल में लास्ट टाइम में आपने देखा होगा, जो अभी मीटिंग हुई 21 जुलाई 2018 को, उसमें हैंडीक्राफ्ट के आइटम को भी GST से बाहर कर दिया, तो वो एक बहुत बड़ी अपने आप में रिलीफ दी गई। वुमेन्स के लिए भी आपने देखा सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में भी बहुत दिन से चर्चा करी गई, तो उसको भी टैक्स फ्री GST काउंसिल बाहर कर दिया गया उसे। तो GST काउंसिल ये कॉन्शियस है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो सोशल इश्यूज हैं उसको कैसे एड्रेस किया जाए। मैं समझता हूँ कि जो टैक्स लगाए जाते हैं किसी भी एक व्यवस्था के अंदर, उसका उद्देश्य होता है कि टैक्स कलेक्ट करके जिनकी कैपेसिटी टू पे है उन लोगों को वेलफेयर दिया जाए जिनको डिजर्व करते हैं। तो अगर हम अपने इंडिया में देखें तो एक तो स्मॉल स्केल है, छोटे लोग व्यापारी हैं, महिलाएं हैं, और एक किसान वर्ग भी जैसे लगता है कि इनको बेनिफिट आने वर्कआउट करने, तो उसको ध्यान में रखते हुए GST काउंसिल ने, आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बाय एंड लार्ज सारे को टैक्स फ्री रखा हुआ है आज की डेट में, जितने भी हैं। सिर्फ ब्रांडेड जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जिन पे GST लगता है, बाकी पे उन पर सारी एग्जम्पशन लगा दी गई है। तो जैसे जैसे ये व्यवस्था स्टेबलाइज होती जा रही है, वैसे वैसे लिबरलाइजेशन की स्कीमें बढ़ती जा रही हैं। मेरा मानना ऐसा है, जैसे अभी जो नेक्स्ट मीटिंग आपने सब सवाल पूछा कि नेक्स्ट मीटिंग में क्या होने वाला है, उसमें मुख्य उद्देश्य ये होगा कि उन लोगों को जो समाज में जिनको कि ये कंसेशन की ज़रूरत है और जिनसे GST से बर्डन बढ़ा है, तो उनको और कैसे रिलीफ दी जाए, तो वो एक अपने आप में व्यवस्था के अंदर बेनिफिट आने वाला है। और इसके लिए जो स्पेशल मीटिंग हो रही है उसमें ये सारे इशू पर्टिकुलरली आएंगे। और मुझे जो अब ये 1.5 करोड़ की कंपोजिशन स्कीम आ गई है, और जो बहुत सारी आइटमों को जो डे टू डे यूज़ किए हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया या 5% के स्लैब में रखा गया। आपने देखा चप्पल के बारे में भी काफ़ी बड़ा बेनिफिट लगाया गया कि जो स्लैब के ऊपर कंसेशन आ रही थी, रेट बढ़ाया था, उसको घटा के 5% कर दिया गया है। तो ये आम आदमी के लिए, जिसमें महिलाएं हैं और किसानों के लिए, उन सब के लिए इसमें एक कॉन्शियस अप्रोच है GST काउंसिल की कि उन इशू को एड्रेस किया जाए। बिल्कुल, और किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण बात जो वित्त मंत्री ने कही कि अब कृषि से संबंधित जो भी बिजली का वितरण होगा, बिजली कंपनियां जो उसमें शामिल होगी, उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो ये कितनी बड़ी इसमें विस्तार की बात होगी, विभिन्न अत्याधुनिक उपकरणों के प्रयोग से संबंधित या इस तरह की जो चीज़ें होंगी उनका प्रयोग किसान ज़्यादा कर सकेंगे, और किस तरह से उनके लिए एक सहूलियत हो जाएगी। अगर वो एग्जेम्प्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली वो सस्ता होगा। बिल्कुल, देखिए किसान को भी आप बाहर नहीं रख सकते, वो सारे समाज के साथ जोड़ देना चाहिए। तो उनके लिए वो सहज करना चाहिए। तो अगर बिजली का ये कीमत कम हो जाता है तो फैसिलिटीज़ ज़्यादा होगा, तो वो जो इंटीग्रेशन जो होता है किसान के साथ बाकी लोगों का, ये भी एक कदम उठा रहा है GST के लिए। और दूसरा एक बात है, ये सारे जो डिसीजन GST काउंसिल ने लिया है, बहुत सारे चीज़ ऐसे है जिसके लिए थोड़ा GST लॉ का अमेंडमेंट चाहिए, क्योंकि लीगल बैकिंग होना चाहिए। इसलिए अभी जो देखा है मैंने अखबार में कि इसी पार्लियामेंट सेशन में कल आपने देखा होगा कैबिनेट अप्रूवल किया है 46 अमेंडमेंट्स के लिए। तो ये अमेंडमेंट्स जो अभी प्लेस हो जाएगा पार्लियामेंट में मेरे ख्याल पे 10 तारीख का पहले, तो इसमें से लीगल बैकिंग भी पूरा हो जाएगा, पूरा मजबूत हो जाएगी। जो डिसीजन लिया अब तक, इसमें स्मॉल स्केल के लिए भी है, वैसे बाकी जो और भी जो खामियां थे वो सारे को ये मिलके अभी GST लॉ भी आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, किस तरह के और सुधारों की संभावना और गुंजाइश अभी और बनती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज़। मलेरिया मैं फैलाऊंगी। तू जरा ठहर तो मच्छर, हम सब मिलकर तुझे मजा चखाएंगे। पानी से भरे छोटे गड्ढों को मिट्टी से भरेंगे।
घर के अंदर कीटनाशक का छिड़काव करवाएंगे। मच्छरों का लार्वा खाने वाली मछलियों को हम रुके हुए पानी में छोड़ेंगे। हम मच्छरदानी में सोएंगे। हम मलेरिया मुक्त स्वस्थ भारत बनाएंगे। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहल करो, शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। बच्चन जी। बोलिए बच्चा जी। आपने वो फिल्म जादूगर की थी ना? ना की थी। तो मुझे जादू दिखाइए। अच्छा, ये देखो मैं यहाँ पत्थर मारूंगा, यहाँ से कबूतर चिड़िया सब निकलेंगे। वो क्या देखो, कबूतर चिड़िया सब उड़ गए। बच्चन जी। हाँ जी। बस इतना ही? हाँ, और क्या। अब मेरा जादू देखिए, ये वाला पत्थर वहाँ मारूंगा और इंसान निकलेंगे। इंसान? हाँ इंसान। अरे कौन है भाई? अरे यार, क्यों तुम लोग गांव की इज्जत पे धब्बा लगा रहे हो? बाहर से लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे? स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार जो है वो शौचालय बनाने में मदद कर रही है, तो आप भी अपने घर में शौचालय बनाइए, परिवार को उसका इस्तेमाल करवाइए। अच्छा, मेरे लिए सुनते हैं तो कम से कम ये समझदार आदमी की तो सुन लीजिए। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसके मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये मिली भी तो कैसे? इन उंगलियों के निशान से आधार कार्ड बनवाया था इसका। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और विशेष चर्चा हमारी जीएसटी पर जारी है। हमारे साथ स्टूडियो में दो विशेष मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वेजन जी, जिस तरह से अभी सुमित जी ने बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से जो जटिल प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, बहुत से संशोधन किए गए हैं, लेकिन अभी भी गुंजाइश बाकी है, अभी भी कई चीज़ों में संशोधन करना बाकी है और किया जा सकता है और आगे आ भी सकता है, जिस तरह की बात की जा रही है। बात करें MSME सेक्टर की, तो किस तरह के चैलेंजेस वहाँ पर अभी भी विद्यमान हैं और उसमें किस चीज़ पर फोकस रह सकता है? देखिए, MSME में चैलेंजेस अब मैं अगर एनुमरेट करूं तो एक चैलेंज है कंप्लायंस का जी, क्योंकि जो कंप्लायंस का बर्डन है, जो रिटर्न भरने का, उसके इनवॉइस रेज करने का, इशू करने का, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो स्मॉल और लार्ज के पास सेम करने का। एक इशू तो उन्होंने एड्रेस किया अभी इसी GST काउंसिल में कि आप इसको एक सिंपल फॉर्म भरने के बारे में। एक उन्होंने एड्रेस किया कि इसकी टर्नओवर की कंपोजिशन की स्कीम 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक कर दी जाए। इसके बावजूद भी अभी जो चैलेंजेस MSME सेक्टर को है कि जो लार्ज कॉरपोरेट वर्सेस MSME, जो इकोनॉमी की एफिशिएंसी होती है, जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी आती है, उसका चैलेंज अभी MSME के ऊपर बना हुआ है कि लार्ज कॉरपोरेट्स के मुकाबले में। तो इसलिए कोशिश हो रही है कि जो सर्टेन आइटम जो MSME सेक्टर में है, पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ऐसा होता था कि कुछ आइटम MSME सेक्टर के लिए रिजर्व होती थी, आज की डेट में वो लाइसेंसिंग पॉलिसी में पॉसिबल नहीं है। तो अब ये कोशिश हो रही है कि जो आइटम प्रीडोमिनेटली MSME सेक्टर में बनती है उनके रेट को कैसे रिविजिट किया जाए और वो MSME सेक्टर की लीज सुनी जाएगी कि भाई ये सेक्टर, जैसे मैंने अभी कहा ना कि अभी हैंडीक्राफ्ट को कहा कि इसको एग्जाम कर देते हैं क्योंकि वो लार्ज सेक्टर का कोई गेम नहीं है। इसी तरह से कोशिश की जाएगी आइडेंटिफाई करने की कि ये आइटम जैसी हैं जो MSME सेक्टर को एनकरेज करती हैं, प्रीडोमिनेटली MSME सेक्टर में हैं, उनके लिए रेट के लिए वर्किंग कैसे की जाए। सेकंड, अगर एक इनोवेटिव आइडिया हो सकता है कि टैक्स रेट का कुछ कंसेशन किया जाए MSME सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली। वो अपने आप में जब हम सोचते हैं 1 कंट्री 1 टैक्स में शायद चैलेंज होगा कि 2 स्लैब क्रिएट करने का, उसको कंसेशन देने का, लेकिन एक स्कीम बनाई जा सकती है वो करने के लिए कि इसको कैसे वर्किंग की जाए क्रिएट करने की। तो आइडिया ये है कि MSME सेक्टर के लिए जो वर्किंग है टैक्स रेट की, उनके जो रॉ मटेरियल जो खरीदे जाते हैं उनमें से कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल है जिसके लिए रेट के बारे में वर्किंग की जा सकती है। तो ये इशूज़ ज़्यादा हैं जो एड्रेस किए जाएंगे GST काउंसिल में। एक फोकस अप्रोच होगी कि इसके बारे में कि विषय भी इसके लार्ज इंडस्ट्री और MSME इंडस्ट्री में कैसे क्या डिस्टिंक्शन किया जाए ताकि MSME सेक्टर को प्रमोट किया जाए। ऐसा मानना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में MSME सेक्टर का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
और अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बड़ा योगदान है। और इंडिया को जब डबल डिजिट ग्रोथ की बात हम करते हैं, आज की डेट में 7.5 से 10% ले जाने की बात करते हैं, तो एमएसएमई सेक्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। और जीएसटी एक ऐसा टूल है जो एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने में, एनकरेज करने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। तो जो नेक्स्ट मीटिंग में सारे उद्देश्य जो डिस्कशन है वो सारे इस बात पे फोकस रहेंगे कि एमएसएमई सेक्टर को क्या बेनिफिट दी जाए ताकि उसको सेक्टर को प्रमोट किया जाए, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाए और जीडीपी की ग्रोथ को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा तमाम बातें क्लियर की गई हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण जो सवाल है या जो क्लियर करना बाकी है वो ये है कि एग्रीगेट टर्नओवर की परिभाषा क्या हो, क्योंकि अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो उसके दायरे में भी आते हैं और उससे फ्री के दायरे में भी आती है, तो उसको किस तरह से सेपरेट करके जो एग्रीगेट टर्नओवर है उसको निर्धारित किया जाए? नहीं, देखिए ये एक इंटरप्रिटेशन के इश्यूज़ हैं जी। क्योंकि एक्ट के अंदर जीएसटी में बहुत सारी थ्रेशोल्ड लगाई गई हैं। एक थ्रेशोल्ड लगाई गई है 20 लाख की कि आपको उसके नीचे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। फिर आपने कंपोजिशन के लिए जो 1 करोड़ है उसके ऊपर 1.5 करोड़ के लिए लगाया है। अभी एक थ्रेशोल्ड और कार्व आउट कर दिया है कि जो सर्विस सेक्टर के ऊपर एक आ रहा था कि सर्विस सेक्टर के ऊपर जो एक अगर आप करते हैं कंपोजिशन में तो लोगों को चैलेंज आ रहा था कि भाई अगर छोटी भी सर्विस प्रोवाइड कर देंगे तो वो भी इसके अंदर काउंट हो जाएगी। एक ये था कि प्रीडोमिनेटली आपकी क्या सर्विसेज आ रही हैं, तो ये भी एक चैलेंज एमएसएमई सेक्टर के लिए है जहाँ पे ये इसकी वर्किंग की जाएगी कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर करने के लिए क्या आपके केस में बनाया जाए जैसे इससे कंसेशन आ सके। सेकेंडली उसके बारे में इंटरप्रिटेशन के जो इश्यूज हैं वो थ्रेशोल्ड वर्कआउट किया जा सके, क्योंकि क्या हो रहा है कि जब थ्रेशोल्ड फिक्स हो जाती है तो जैसे अभी समझात कह रहे थे कि अभी 20 लाख तक के टर्नओवर तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, लेकिन इंटरस्टेट सेल करते हैं तो आप अगर 1 लाख की सेल भी करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा और आपके ऊपर CGST और IGST लगने शुरू हो जाएंगे। तो उस इश्यू को भी कहीं ना कहीं एड्रेस करेंगे, क्योंकि वो भी एक स्मॉल स्केल को इफेक्ट करता है, मीडियम स्केल को इफेक्ट करता है कि इंटरस्टेट जैसे दिल्ली से गुड़गांव बहुत ज़्यादा नहीं है, दिल्ली से फरीदाबाद, दिल्ली से गाजियाबाद वो ज़्यादा नहीं है, तो उनके भी चैलेंजेज हैं कि क्या वो टर्नओवर करेंगे तो उनको कंप्लाइंसेस बढ़ते हैं, तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए वो भी एक एमएसएमई का पार्ट होगा। बिल्कुल इसका पार्ट होगा। और सुमित जी, एक सवाल जो बहुत अहम बन जाता है और जिस तरह के प्रोविजंस भी उसमें किए गए हैं, सरलीकरण की प्रक्रिया की ही हम बात कर रहे थे, अलग अलग अब बिल्स में एक ही इनवॉइस में आप कर सकते हैं, इससे इस दिशा में कितनी तेजी आई है और कितना इसको और बूस्ट मिलेगा? नहीं, जरूर, ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है जो कागजी प्रक्रिया एक तरह से, और जो कर इवेशन जो होता है उसको भी रोकने के लिए वो इनवॉइस मैचिंग जो पहले जो माना गया था उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था। अभी क्या है वो सेल्फ वेरिफिकेशन एंड जो इनवॉइस जो सप्लायर देंगे और जो अपलोड करेंगे और इमीडिएटली रिसिपिएंट सामान मिलने के बाद वो लॉक कर देगा वो इनवॉइस, तो ही कैनॉट चेंज कर नहीं पाएंगे, उसके बाद वो क्रेडिट लेना शुरू हो जाएगा। ये जो है ये मेरे ख्याल पे ये एक ही मैं उदाहरण दे रहा हूँ और भी बहुत सारे हैं, तो ये प्रक्रिया करके अभी जो मैं ठीक दिशा में जा रहा है, बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। और 1 साल की अवधि के दौरान जो जटिल कही जा रही थी प्रक्रिया वो सरलीकरण की तरफ आई है, व्यवस्थित हुई है, नियमों में व्यवस्था आई है। मैं आपको एक बात जोड़ दूं कि देखिए बहुत सारे कंट्रियों में चिंता रही और बहुत सारे कंट्रियों में जितनी तकलीफ आई, मतलब जैसे आए इंडिया में 1 साल के अंदर किस तरह से जल्दी से स्टेबलाइज हो गया ये अपने आप में, और इसका असर भी बहुत जल्दी देखने को मिला है। बहुत सारी चुनौतियों को जूझते हुए बहुत सारे सवालों के जवाब भी इसने दिए हैं और आपने भी विस्तार से इस पर चर्चा की और जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों विशेष मेहमानों का। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।